I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आप लोगों ने हर्षद मेहता के ऊपर बनी हुई मूवी स्कैम 1992 तो देखी होगी। उसमें आपने एक स्वामी जी को देखा होगा जो बहुत लंबे समय तक हर्षद मेहता को उस स्कैम को उजागर होने से उसे बचाते रहते हैं। लेकिन ये जो पार्ट है उन स्वामी जी का, उन तांत्रिक का, ये बहुत छोटा पार्ट है। 80 से 90 का वो दशक था वो जब इन स्वामी जी का, इन तांत्रिक का नाम देश की हर बड़ी गतिविधि में, हर बड़े स्कैंडल में, स्कैम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से सामने आ जाता था। ये वो तांत्रिक थे जिन्होंने साउथ ब्लॉक के ऊपर, मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, इनके ऊपर इतनी बड़ी पकड़ बना के रखी थी कि ऐसी पकड़ पहले किसी ने साउथ ब्लॉक के ऊपर नहीं बनाई थी। कोई नहीं जानता था कि वो किसके साथ हैं, वो किसके, उनसे किस तरह के संबंध हैं। और साथ ही साथ में दुनिया भर के सबसे ताकतवर लोगों को उन्होंने या तो अपना शिष्य बना के रखा था या अपना दोस्त बना के रखा था। ये तांत्रिक थे चंद्रा स्वामी। आज आपको चंद्रा स्वामी के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। एक ऐसे तांत्रिक जिनके सामने प्रधानमंत्री जो थे देश के, कई ऐसे प्रधानमंत्री रहे सीरीज में लगातार, जो नतमस्तक हो जाया करते थे, उन्हें प्रणाम किया करते थे। और सिर्फ पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ कनेक्शंस नहीं, सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े आर्म्स डीलर, जो एक तरह से रिचेस्ट पर्सन जिसे माना जाता था उस समय दुनिया का, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, उस आर्म्स डीलर के साथ चाहे कनेक्शन हो, चाहे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ में लिंक्स हो, चाहे यूके की जो प्रधानमंत्री बनी थी मार्गरेट थैचर के पीएम बनने की भविष्यवाणी करने का किस्सा हो, ये सब कुछ चंद्रा स्वामी के साथ में जुड़ा हुआ है। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में भी चंद्रा स्वामी का नाम आया था। तो क्या है चंद्रा स्वामी की असल पूरी कहानी, किस तरह से वो भविष्यवाणियाँ करते थे, इसमें कितनी सच्चाई थी, लोगों ने किस तरह से बताया है कि ये भविष्यवाणियाँ गलत हुआ करती थी, उन्हें भविष्यवाणी करना आता ही नहीं था, ये सब कुछ आज आपको बताने वाले हैं चंद्रा स्वामी से रिलेटेड। ये आपको ये सब जानना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें आज कई सारे बड़े ऑफिसर्स की बात होगी, देश की गवर्नेंस की बात होगी, मिनिस्ट्री की बात होगी, प्रधानमंत्रियों की बातें होंगी, डिप्लोमेट्स की बातें होंगी। तो ये आपके एथिक्स के पेपर के लिए भी यहाँ पे ज़रूरी है। आप इस केस का ओवरऑल यहाँ पे इसको सुनने के बाद में इसका एग्जाम्पल भी अपने पेपर में यहाँ पे यूपीएससी के एथिक्स में दे सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। आज़ादी के 2 साल बाद 1949 में 29 अक्टूबर को राजस्थान के बहरोर में एक साहूकार हुआ करते थे, एक व्यापारी हुआ करते थे, धर्मचंद जैन। उनके घर पे जन्म होता है चंद्रा स्वामी का। बचपन में नाम रखा गया नेमीचंद जैन। परिवार जो था वो कुछ समय राजस्थान में रहा, बहरोर में। उसके बाद ये लोग हैदराबाद यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, आंध्रा। अब यहाँ पे हैदराबाद पहुँचने के बाद में बचपन से ही देखा गया कि चंद्रा स्वामी का जो इंटरेस्ट था वो तांत्रिक विद्या में था, तंत्र विद्या में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे वो। 16 साल करीबन की उम्र हुई तो उन्होंने यहाँ पे घर छोड़ा और इसके बाद में बताया जाता है कि कई सारे साधुओं के और तांत्रिकों के पास जाके रहे और 1969 में 21 साल की उम्र में साधु बन जाते हैं, खुद ही साधु बन गए। ये बताई गई कहानी है जो चंद्रा स्वामी के द्वारा भी और बाकी उनके फॉलोअर्स के द्वारा भी बताई गई है। ये भी बताया जाता है कि जब ये 1969 में 21 साल की उम्र में साधु बने, इसके बाद इन्होंने पहली बार एक महायज्ञ करवाया। ये महायज्ञ करवाया और इस तरह के करीबन उन्हें 26 महायज्ञ करवाने थे, जिसका उन्होंने कहा था कि आने वाले सालों में पूरे विश्व भर में इस तरह के महायज्ञ वो करवाने वाले हैं। 4 साल की लगातार जो इनकी, एक तरह से आप देखें तो जो 16 साल की उम्र से जो 21 साल की उम्र तक जो ये गायब थे, एक तरह से चंद्रा स्वामी का कहना था कि इन 4 सालों में वो जंगलों में रहे हैं और वहाँ पे इनके पास में तपस्या करने से सिद्धियाँ आ गई हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनके पास पावर्स आ चुकी हैं और ये माइंड रीड कर सकते हैं। अब ये लोगों का, सामने वाले का दिमाग पढ़ सकते हैं। इस तरह की इन्होंने बात यहाँ पे बताई। 4 साल कहाँ गायब थे असल में ये किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता इसके बारे में। लेकिन एक इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर मोहन गुरुस्वामी बताते हैं, क्योंकि वो उस समय खुद हैदराबाद में थे और हैदराबाद में जो निज़ाम कॉलेज है, निज़ाम कॉलेज के स्टूडेंट हुआ करते थे। तो वहाँ पे जो मोहन गुरुस्वामी है ये बताते हैं कि चंद्रा स्वामी को निज़ाम कॉलेज के बाहर कई बार लड़कों के झुंड में देखा जाता था और वहाँ पे कई बार ये जो वहाँ के एक आवारा तरह के जो आवारा तत्व होते हैं, जो वहाँ के इस तरह के लड़के थे, उनके लिए चाय लाते हुए भी इनको देखा जाता था।
गुरुस्वामी ये भी बताते हैं कि उन्हें ये भी याद है कि उन्होंने जो चीज़ें सुनी है चंद्र स्वामी के बारे में, कि नागार्जुना सागर डैम प्रोजेक्ट पर जब काम चल रहा था उस समय चंद्र स्वामी स्क्रैप डीलर बन गए थे और स्क्रैप डीलर की तरह उन्होंने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया था, इससे मुनाफा कमाते थे। लेकिन उस बीच में एक बैंक का, चंद्र स्वामी के एक बैंक ड्राफ्ट के चलते उसकी ऑथेंटिसिटी को, उसके जो वो फर्जी है या नहीं, इसकी जांच जब हुई उसमें गड़बड़ी कुछ निकली सामने। इसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। उस समय चंद्र स्वामी गायब हुए थे और इसके बाद किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चले गए थे। ये बात बहुत हद तक सच हो सकती है क्योंकि ये जो समय था जिस समय चंद्र स्वामी गायब भी थे, ये वही समय था जब ये जो नागार्जुना डैम था, नागार्जुना सागर डैम, इसका निर्माण भी, इसका कंस्ट्रक्शन भी उसी समय पे चल रहा था। तो अब ये सब चीज़ें हुई, लेकिन इसके बाद जब 1969 में जब चंद्र स्वामी लोगों के सामने आए एक साधु बन के और महायज्ञ करवाया, उनके फॉलोअर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा फिर बढ़ने लगे थे यहाँ से। अब क्योंकि फॉलोअर्स बढ़े थे और चंद्र स्वामी का एक तरह से उन्होंने राजनेताओं के साथ में बैठक अपनी बना ली थी हैदराबाद के अंदर, आंध्रा के अंदर राजनेताओं के साथ उन्होंने अपनी पकड़ बनानी शुरू की। करीबन 1971 की बात बताते हैं कि जब वो दिल्ली आए और दिल्ली में उनकी एक मंत्री के साथ, कांग्रेस के, वो उसके साथ जान पहचान थी और उस मंत्री ने उनको दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े लीडर उस समय के देश के चंद्रशेखर जी के साथ में मिलवाया। ये चंद्रशेखर जी वही हैं जो आगे आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री भी बने थे। चंद्रशेखर जी से मुलाकात करवाई और ये बताते हुए उस कांग्रेस के नेता ने, मंत्री ने मुलाकात करवाई थी उनकी, चंद्र स्वामी की, चंद्रशेखर जी से, कि ये बहुत ही महान शख्सियत हैं और इनके पास कई सारी सुपर नेचुरल पावर हैं, सिद्धियाँ हैं। लेकिन उस समय तक किसी को नहीं पता था, ना उस मंत्री को, ना चंद्र स्वामी को और ना खुद चंद्रशेखर जी को, कि वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं भारत के। ये एक किस्सा हुआ। इसी के अगले साल 1972 में चंद्र स्वामी हैदराबाद के एक कांग्रेस पार्टी के एक एमएलए हुआ करते थे। उनके साथ एक बहुत बड़े सीनियर कांग्रेस लीडर एस जयपाल रेड्डी के घर पहुंच जाते हैं। उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंचे और वहां पे जाके इन्होंने, चंद्र स्वामी ने क्या किया कि एस जयपाल रेड्डी के सामने कुछ पर्चियां निकाली, एक कागज़ लिया, उसमें कुछ चौकोर खाने बनवाए और उसके बाद में वहाँ से 5 पर्चियाँ ऐसी थी जिन पे जयपाल रेड्डी जी से कहा कि आप इसमें सवाल लिख दीजिए अपने, और कुछ ऐसे कठिन सवाल लिखिएगा कि जो आप पूछना चाहते हो, इस तरह की चीज़ें। जयपाल रेड्डी जी ने जब यहाँ पे सवाल लिखे, और क्योंकि वो इंग्लिश में उन्होंने सवाल लिखे थे, चंद्र स्वामी के बारे में बताते हैं कि ये हिंदी बोलना जानते थे या अंग्रेजी ना पढ़ना जानते थे, ना ही लिखना जानते थे। तो चंद्र स्वामी ने जब यहाँ पे ये जो सवाल लिखे हुए थे जयपाल रेड्डी ने, ज्यों के त्यों बिना देखे, वो अंग्रेजी में सवाल लिखे गए थे, एक एक सवाल जयपाल रेड्डी को ट्रांसलेट कर दिया। एक एक सवाल उनको, एक तरह से आप ये कहिए कि हिंदी में सेम टू सेम वही सवाल उन्होंने बता दिया बिना देखे। यहाँ से जयपाल रेड्डी भी थोड़ा शॉक्ड हो गए थे कि ये किस तरह से, क्या ये माइंड रीडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से ऐसा हो सकता है। लेकिन चंद्र स्वामी का यहाँ से जो था, आंध्र प्रदेश के कई बड़े नेताओं के बीच में और राजनीति के बीच में उनका जो नाम था वो पहुँच चुका था। अब इसके बाद बारी थी, उस समय हैदराबाद में ये जो चंद्र स्वामी उस समय थे, तो आंध्र प्रदेश के उस समय जो सीएम हुआ करते थे उनकी अब बारी थी। और सीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव उस समय आंध्र प्रदेश के सीएम हुआ करते थे। बताते हैं कि राव से मुलाकात जो थी चंद्र स्वामी की, वो एक यज्ञ के दौरान हुई थी और इसके बाद इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा, एक तरह से कहा जाए कि करीबी आई और इनकी मित्रता जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी। यहाँ से ये जो समय था ना 1971 और 1972 का, इन 2 सालों के बीच में चंद्र स्वामी 2 ऐसे बड़ी शख्सियतों के साथ में मिल चुके थे, ऐसे बड़े लीडर्स के साथ में मिल चुके थे जो कि आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप या फिर आपके जान पहचान में कोई यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और आपका सपना इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, आईएएस बनना, तो बस आपको इतना बताना है कि एक बार जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर अपने कोर्सेज़ को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टडी IQ, देश का सबसे अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म, जो क्वालिटी मटेरियल के साथ में, क्वालिटी स्टडी मटेरियल के साथ में आपकी यहाँ पे देश के बड़े बड़े फैकल्टीज़ के साथ आपकी तैयारी करवाता है। आपको यहाँ पे एक बहुत ही मजबूत तैयारी हम लोग करा रहे हैं। इसके लिए जितने भी कोर्सेज़ हैं, आप बखूबी इससे वाकिफ़ हैं कि आपको किन किन चीज़ों की, किन किन स्टडी मटेरियल की, सेशंस की, टेस्ट की आवश्यकता है, और ये सब कुछ कंबाइन करके आपको एक कोर्स में दिया जा रहा है। सारे कोर्सेज़ की डिटेल यहाँ पे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। और वहाँ पे आपको जो आपकी स्क्रीन पे एक कोड दिख रहा है, विजुअलाइज, इस कोड को लगाना है। हिंदी, इंग्लिश तीनों भाषाओं में बैचेज़ हैं।
आपको वहाँ पे अपना कोर्स सेलेक्ट करना है और जब आप इस कोड को लगाएंगे तो इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे आपको सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलता है। 70,000 का जो कोर्स है वो आपको 24,999 में, मतलब 25,000 रुपये में आपको मिल जाता है। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में एक बहुत ही शानदार क्वालिटी स्टडी मटेरियल, टेस्ट, ज्ञानवानी सेशंस, सीरीज़, मेंटोरशिप, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। यकीन मानिए आप इससे एक बड़ा डिस्काउंट तो लेंगे, अपनी तैयारी को भी बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। तो जल्दी से जल्दी अपना कोर्स सेलेक्ट कीजिए। इस कोड को, आपका कोड है विजय लाइव, इसे लगाइए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। अगला साल आया 1973। यहाँ इस समय तक दिल्ली के भी राजनीतिक गलियारों में चंद्रा स्वामी का जो नाम था वो पहुँच चुका था। यहाँ पे भी उनकी जो पैठ थी वो बन चुकी थी, चर्चाएं उनकी होने लगी थी। उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के खैर स्पिरिचुअल जो गुरु जिसे कहा जाए, उनके आध्यात्मिक गुरु जो थे वो उस समय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को माना जाता था, वो हुआ करते थे। लेकिन इंदिरा गांधी का भी चंद्रा स्वामी के साथ में उनकी जो मुलाकातें थी, जो मीटिंग्स थी, वो हो जाया करती थी, उनका मिलना उनसे होता था। चंद्रा स्वामी का देश के बड़े बड़े लीडर्स के साथ में, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के साथ में, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ में फ़ोटोज़ खिंचवाने का एक अलग उनका एक रहता था कि वो अपनी एक एल्बम अपने साथ में रखते थे जिसमें उनके सारे बड़े बड़े लोगों के साथ में फ़ोटोज़ हुआ करते थे। भारत की सरकार में अच्छी खासी पकड़ हो चुकी थी, लेकिन अब चंद्रा स्वामी को ग्लोबल जाना था, उनको वर्ल्ड लीडर्स के साथ में भी इन्वॉल्व होना था। साल 1975 आया। चंद्रा स्वामी ने इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी यशपाल कपूर से लंदन में भारत की तरफ से डेप्यूटी हाई कमिश्नर नटवर सिंह का नंबर लिया। उन्होंने उनका नंबर यहाँ से निकाला। नटवर सिंह एज अ डिप्लोमेट पोस्टेड थे वहाँ पे। नटवर सिंह जी का नंबर लेने के बाद में 1975 में उन्हें कॉल करके कहा चंद्रा स्वामी ने कि मैं लंदन में हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे मिल सकते हैं। चंद्रा स्वामी की नटवर सिंह से मुलाकात हुई इंडिया हाउस में, जो ऑफिस था नटवर सिंह का। यहाँ पे चंद्रा स्वामी ने नटवर सिंह और उनकी वाइफ को अपने घर पे खाने के लिए आमंत्रित किया, इनवाइट किया, खुद से खाना बना के खिलाया। और इसके बाद उन्होंने नटवर सिंह से कहा कि उनकी वाइफ से कहा कि आपको कुछ चमत्कार दिखाते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा। और उसके बाद उन्होंने अपनी सेम वही जो पैटर्न था उनका कि 5 पेपर लिए, उनकी स्लिप्स बनाई और उसके बाद उनकी वाइफ से कहा कि आप इसमें अपने सवाल लिख दीजिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं। उनकी वाइफ ने ऐसे ही किया और इसके बाद एक एक करके 5 के 5 सवाल चंद्रा स्वामी ने बता दिए। नटवर सिंह भी इस समय शॉक्ड हो गए थे कि कहीं ये माइंड रीड कर रहे हैं या ये किस तरह से ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे फिर चंद्रा स्वामी ने क्या किया कि नटवर सिंह से एक गुजारिश की। गुजारिश क्या थी कि वो लॉर्ड माउंटबेटन और मार्गरेट थैचर से मिलना चाहते हैं। कुछ दिन बाद ही यहाँ से जब इनकी मीटिंग खत्म हुई, मिलना जुलना खत्म हुआ, कुछ दिन बाद ही यहाँ पे क्या था कि उस समय के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे भारत के, वाई वी चौहान यूएस आने वाले थे। और नटवर सिंह क्योंकि डिप्लोमेट भी थे और वहाँ पे यूके में पोस्टेड थे उस समय, तो वो यूएस उनसे मिलने के लिए जाने वाले थे। नटवर सिंह जाते हैं वाई वी चौहान से यूएस मिलने। वहाँ पे उन्हें चंद्रा स्वामी के बारे में बताते हैं कि इस तरह के ये जो चंद्रा स्वामी है ये आए थे, इनसे मिलना हुआ है और कह रहे हैं कि माउंटबेटन से और उससे मार्गरेट थैचर से मिलवाना है। तो यहाँ पे जब इनको वाई वी चौहान को बताया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं बहुत अच्छे से उन्हें जानता हूँ और उनके पास बहुत ज़्यादा सिद्धियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा उनके पास पावर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं इस तरह की, उनको मिलवा दो आप, कोई उसमें बुराई नहीं है। इसके बाद नटवर सिंह ने लॉर्ड माउंटबेटन को कॉल किया, उनसे कहा कि आपसे इस तरह से एक भारत से आए हुए एक संत हैं, एक साधु हैं, वो मिलना चाहते हैं, तो क्या आप उनसे मिल सकते हैं। तो माउंटबेटन का कहना था कि मैं बिल्कुल आपके दोस्त से मिल सकता हूँ, लेकिन मैं 6 हफ्तों के लिए आयरलैंड जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं मिल नहीं सकूंगा अभी। चंद्रा स्वामी को ये चीज़ बताई गई तो उन्होंने नटवर सिंह से कहा अब आप मार्गरेट थैचर से एक बार बात कर लीजिए, उनसे मिल लिया जाए। मार्गरेट थैचर को यहाँ पे नटवर सिंह ने फ़ोन किया। मार्गरेट थैचर जो थी उस समय पे 6 महीने पहले ही ऑपोजिशन की लीडर बनी थी, कंजर्वेटिव पार्टी की, उनको लीडर चुना गया था 6 महीने पहले ही। और उनकी इमेज जो थी वो कुछ इस तरह की थी कि उन्हें आयरन लेडी कहा जाता था। उनका जो एक नो नॉनसेंस डायरेक्ट अप्रोच एटीट्यूड था, जो उनकी डायरेक्ट अप्रोच थी, उनको कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं पसंद थी जिसमें कोई सेंस ना हो, जो सिली चीज़ें हों, तो ये सब उन्हें नहीं पसंद था। इस तरह की एक आयरन लेडी की उनकी इमेज थी। नटवर सिंह ने यहाँ पे मार्गरेट थैचर से कहा कि एक भारत से एक साधु आए हुए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। मार्गरेट थैचर ने यहाँ पे 10 मिनट का समय दिया। चंद्रा स्वामी यहाँ पे पहुँच गए अपनी वेशभूषा में, जिस तरह की उनकी वेशभूषा हुआ करती थी कि लंबी दाढ़ी रखते थे, लाल कलर का एक चोला पूरा चोंगा पहने होते थे और इसके साथ में रुद्राक्ष की मोटी मोटी मालाएं उनके पास होती थी उनके गले में, और साथ में उनका एक बड़ा सा डंडा होता था। तो अपना डंडा खटखटाते हुए वो
हाउस ऑफ कॉमन्स में, वहाँ पे एक रूम था, छोटे से रूम में जहाँ पे मुलाकात होनी थी, वहाँ पे पहुँचते हैं। नटवर सिंह ने कहा चंद्र स्वामी को कि आप कुछ भी ऐसा अजीब मत करिएगा या कुछ भी ऐसा सिली मत करिएगा जो कि गलत लगे। तो चंद्र स्वामी ने कहा आप इसकी तकलीफ मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एंट्री होती है, मार्गरेट थैचर के सामने जाके चंद्र स्वामी बैठते हैं, उनसे कहते हैं कि एक पेन और पेपर दे दीजिए। पेन और पेपर मिलता है, उस पर उसी पैटर्न में अपने कहते हैं कि आप अपने 5 सवाल इसमें लिख दीजिए। 5 सवाल मार्गरेट थैचर ने लिखे। मार्गरेट थैचर ने पहला सवाल इस तरह का लिखा था कि चाइना, क्योंकि वो जाने वाली थी, चाइना की उनकी विजिट होने वाली थी, तो चाइना की विजिट के ऊपर उन्होंने पूछा था कि कैसी रहेगी। फिर उन्होंने सेकंड पूछा था कि यूएस के प्रेसिडेंट से मुलाकात करनी है, तो ये सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। चंद्र स्वामी एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर जब देते जा रहे थे, और उनके क्वेश्चंस भी उन्होंने बता दिए, बिना देखे क्वेश्चंस भी बता दिए थे। मार्गरेट थैचर ने जो क्वेश्चंस लिखे थे उनको एक ऐसे फोल्ड करके रख दिया था, लेकिन बिना देखे चंद्र स्वामी ने वो अंग्रेजी में लिखे हुए क्वेश्चंस भी हिंदी में बता दिए थे। नटवर सिंह एज अ ट्रांसलेटर यहाँ पे काम कर रहे थे। ये सवाल बताने के बाद, उनके जवाब देने के बाद में 5वें सवाल तक ये हालत थी कि जो नटवर सिंह थे उन्होंने ये देखा कि मार्गरेट थैचर एक तरह से इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी उनके दिमाग में आ गई, उनके मन में आ गई, और वो एक होली मैन की तरह चंद्र स्वामी को देखने लगी हैं। यहाँ पे वो जो शुरुआत में इंटरेस्टेड नहीं थी, अब उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा जाग चुका है 5वें सवाल के जवाब तक कि इनको कैसे सारी चीज़ें पता हैं। इसके बाद क्या हुआ कि 5 क्वेश्चन के बाद में चंद्र स्वामी ने अपनी स्लीपर्स, अपनी चप्पलें उतारी और आलती पालती करके लोटस पोजीशन में सोफे के ऊपर बैठ गए मार्गरेट थैचर के सामने। मार्गरेट थैचर ने कहा कि क्या मैं और सवाल पूछ सकती हूँ? तो चंद्र स्वामी ने कहा नटवर सिंह से कि मना कर दीजिए, अब आप कोई सवाल नहीं पूछ सकती क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है, सनसेट हो चुका है। नटवर सिंह यहाँ पे परेशान हो रहे थे कि किस तरह से मार्गरेट थैचर से इस तरह से वो बताएं कि नहीं, अब आप और सवाल नहीं पूछ सकती हैं। तो चंद्र स्वामी ने कहा नटवर सिंह से कि आप इनसे बोलिए कि अगर आपको मिलना है और सवाल पूछने हैं तो आपके घर आ जाएं, मतलब नटवर सिंह के घर पे पहुंच जाएं। अब नटवर सिंह का घर एक डिप्टी हाई कमिश्नर के रेसिडेंस पे मार्गरेट थैचर को बुलवाने की बात कही। नटवर सिंह ने कहा कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा चंद्र स्वामी ने कि आप एक बार बता तो दीजिए, बोल दीजिए। यहाँ पे अब नटवर सिंह ने मार्गरेट थैचर से कहा कि आपको मेरे घर पे आना पड़ेगा और वहाँ पे आप अपने बाकी सवाल पूछ सकती हैं, और दिन भी बताया था कि अगला जो मंगलवार है उस मंगलवार को आप 2:30 बजे करीबन यहाँ पे आ जाएं। वो दिन आया मंगलवार का, और साथ में नटवर सिंह से ये कहलवाया था चंद्र स्वामी ने कि मार्गरेट थैचर से कहिएगा कि लाल कलर के कपड़े पहन के आएँ, और एक ताबीज़ दिया था, ये ताबीज़ अपनी बाह पर पहन के आएँ। मार्गरेट थैचर ट्यूसडे का दिन आया, 11 बजे करीबन नटवर सिंह के रेसिडेंस पर, जो उनका रेसिडेंस उस समय हुआ करता था द सन हाउस हैम्पस्टेड में, वहाँ पे करीबन 11 बजे के आसपास 2 गार्ड्स आते हैं, और गार्ड्स आके यहाँ पे पूछते हैं कि ये आप ही का रेसिडेंस है, यहाँ पे मार्गरेट थैचर 2:30 बजे करीबन आने वाली है। 2:30 बजे करीबन मार्गरेट थैचर वहाँ पे पहुँचती हैं नटवर सिंह के रेसिडेंस पे, उनके घर पे, और उनकी बाह पर वो तावीज़ भी बंधा था, साथ ही साथ में उनके जो उनको कहा गया था लाल कलर की पोशाक पहन के आने के लिए, वो भी पहन कर आई थी। तो इस तरह का एक करिश्मा था चंद्र स्वामी का। इसके बाद अब मेन बातचीत शुरू होती है। नटवर सिंह के घर पे मार्गरेट थैचर ने चंद्र स्वामी से ये पूछा कि क्या मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, और मैं प्रधानमंत्री कब बनूंगी, मैं पीएम कब बनूंगी। चंद्र स्वामी ने कहा कि करीबन 3.5 साल बाद आप प्रधानमंत्री बनेंगी, और या तो 9 साल के लिए बनेंगी, या 11 या फिर 13 सालों के लिए। ये चीज़ यहाँ पे सामने हुई नटवर सिंह के, और इसके बाद ये चीज़ सच भी हुई। करीबन 1979 में यूके में इलेक्शंस हुए थे, और 1979 में यूके के उन इलेक्शंस में मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री बनती है। उनका जो टेन्योर था एज अ प्राइम मिनिस्टर वो 1990 में ख़त्म हुआ था, 1990 में, यानी करीबन पूरे 11 साल वो प्रधानमंत्री रही थी। तो ये एक इस तरह की चीज़ थी जो चंद्र स्वामी ने बताई थी, और ये सच साबित हुई। चंद्र स्वामी के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह से भविष्यवाणियाँ करते थे। इसके लिए एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राम बहादुर राय जी। तो राम बहादुर राय जी का ये बताना है कि वो बताते हैं कि चंद्र स्वामी जो थे वो, उन्हें ज्योतिषी का ज्ञान भी नहीं था, उन्हें ये भविष्यवाणियाँ करना या ज्योतिषी का उनको ज़रा भी ज्ञान नहीं था। बात ये थी कि कनॉट प्लेस में दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का एक दफ्तर हुआ करता था, और वहाँ पे एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे, वहाँ पे एक न्यूज़ एडिटर थे जो ज्योतिषी का, उनको जो ज्योतिष का बहुत ज़्यादा ज्ञान था और बहुत ज़्यादा वो समझ रखते थे इन चीज़ों की, राम रूप गुप्त। तो राम रूप गुप्त जी जो थे, जो न्यूज़ एडिटर थे इस हिंदुस्तान समाचार एजेंसी के कनॉट प्लेस में,
चंद्र स्वामी को अक्सर इस एजेंसी में जाके वहाँ पे देखा जाता था कि ये वहाँ पे जाते हैं और रामरूप जी गुप्त जी से मिलकर लोगों की भविष्यवाणियाँ निकलवाते हैं। तो ये बताया जाता है कि इस तरह से ये कुंडलियाँ निकालते थे लोगों की और फिर खुद से जाके उनसे मिलते थे और ये बताते थे उनका भविष्य के जैसे वो खुद ही बता रहे हैं चंद्र स्वामी। ये चीज़ सामने आती है। लेकिन चंद्र स्वामी की इस टैक्टिक से, या ये कहें कि उनके पास सच में कोई सिद्धि थी या जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी, उस समय चंद्र स्वामी दुनिया भर में बड़े बड़े लीडर्स जो थे दुनिया भर के, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हुआ करते थे, उन्हें अपना शिष्य बना रहे थे और उनके शिष्य वो बनते जा रहे थे। और सिर्फ बड़े मंत्रियों को नहीं, यहाँ पे कई ऐसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन्स थे जो कि बड़े ऐसे आर्म्स डीलर थे जो कि चंद्र स्वामी के यहाँ पे दोस्त बन रहे थे और उनके शिष्य वो भी बनते जा रहे थे। उस वक्त एक बहुत बड़ा दुनिया का एक आर्म्स डीलर हुआ करता था, अदनान खशोगी, सऊदी अरेबिया का। एक बहुत बड़े परिवार से आता था, उसको माना जाता था कि वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो अदनान खशोगी जो था, उससे चंद्र स्वामी की मुलाकात होती है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में ये लोग मिले और उस समय भी खशोगी जो था वो आर्म्स डीलिंग करता था, आर्म्स का उसका बिजनेस था, चीज़ें ये जो वेपन होते हैं ये सब इसमें डील करता था वो। इसके बाद इतनी ज़्यादा गहरी मित्रता हो गई न्यूयॉर्क में मिलने के बाद चंद्र स्वामी और खशोगी की कि ये मित्रता दिन पे दिन गहरी होती गई। और इस तरह से चंद्र स्वामी ने खशोगी को बताते हैं कि दाऊद इब्राहिम तक से मिलवाया था। दाऊद इब्राहिम को चंद्र स्वामी ने ही अदनान खशोगी से उसकी मीटिंग करवाई थी। और सिर्फ अदनान खशोगी नहीं, यहाँ पे एज अ स्पिरिचुअल एडवाइस के लिए, एज अ स्पिरिचुअल लीडर, सुल्तान जो थे ब्रूनी के, वो बहरेन के जो खलीफा थे, वो एक बहुत ही फेमस बड़ी एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर, वो खुद दाऊद इब्राहिम, एक बिजनेसमैन टेनी रोलैंड और पैलेस्टीन पॉलिटिकल लीडर यासिर अराफत, ये सारे के सारे चंद्र स्वामी के शिष्य थे। इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग पूरी दुनिया भर से, और ये नाम कम है, इससे ज़्यादा लोग ऐसे थे जो कि चंद्र स्वामी को एक तरह से उनके सामने नतमस्तक हो जाया करते थे। उनके साथ में उनके संबंध थे, गहरे रिश्ते थे। तो ये सब चीज़ें चंद्र स्वामी ने पूरी दुनिया भर में अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क फैला रखा था। साल आता है 1982 क्योंकि अब आ चुका था। और इस समय पे एक और चीज़ हुई, एक मिस इंडिया हुआ करती थी पैमेला सिंह। पैमेला सिंह न्यूयॉर्क पहुंची थी। चंद्र स्वामी का ज़्यादातर अक्सर लंदन, न्यूयॉर्क यहीं पे रहना होता था, इन्हीं जगहों पे उनकी मीटिंग्स भी होती थी लोगों से। पैमेला सिंह न्यूयॉर्क पहुंचती हैं और काम की तलाश में थी। पैमेला सिंह को ये चाहिए था कि उनके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स बनने चाहिए यूएस के अंदर, उनको राइट कनेक्शंस चाहिए थे अपने करियर में आगे ग्रोथ करने के लिए। चंद्र स्वामी से पैमेला सिंह की मुलाकात हो जाती है। एक नेपाली डिप्लोमेट थे, उन्होंने ये मुलाकात करवाई थी चंद्र स्वामी के साथ में। चंद्र स्वामी यहाँ पे क्योंकि बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ उनकी नज़दीकियाँ थी, अदनान खशोगी के साथ में नज़दीकी थी, तो चंद्र स्वामी ने पैमेला को एक जॉब ऑफर किया कि एज अ पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव आप हमारे साथ काम करिए और हम आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मिलवाएंगे। और यहाँ पे चंद्र स्वामी के साथ पैमेला काम करने लगती हैं। एक तरह से ये लोग बताया जाता है कि मेड फॉर ईच अदर थे, क्योंकि चंद्र स्वामी भी पैमेला को यूज़ कर रहे थे और पैमेला भी चंद्र स्वामी को यूज़ कर रही थी अपने कॉन्टेक्ट्स के लिए। पैमेला ने ये बताया अपने स्टेटमेंट में कि चंद्र स्वामी और अदनान खशोगी उसे एज अ सेक्सुअल गिफ्ट यूज़ करते थे। मतलब अपनी डील्स में उन्हें जिन लोगों के साथ डील्स करनी होती थी उनके साथ में एज अ गिफ्ट पैमेला को प्रेजेंट करते थे। तो ये चीज़ भी यहाँ पे सामने आती है। उन्होंने ये भी बताया पैमेला ने अपने स्टेटमेंट में कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी जब वो चंद्र स्वामी के साथ कॉन्टैक्ट में थी, उनके साथ में काम कर रही थी, क्योंकि ये जो थे वो फ्यूचर पढ़ सकते थे और फ्यूचर बता देते थे लोगों का, और वो जानती थी कि ये क्या कर रहे हैं। स्वामी जी बेसिकली ये कर रहे थे कि वो लोगों से, उनको जहाँ से भी पैसा आता हुआ दिखता था वहाँ से पैसा लेते थे, लोगों को अपने चीज़ों में अपने वश में लेते थे, इसके बाद में लोगों से इन्वेस्ट कराते थे पैसा और फिर गायब हो जाते थे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे पैमेला ने भी बताई और ये सब 1980 के शुरुआती सालों में चल रहा था। खैर यहाँ पे भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी सरकार में थी, पीएम थी। नरसिम्हा राव जो थे वो उस समय पे पीवी नरसिम्हा राव मंत्री हुआ करते थे। साल 1982 की ही बात है। चंद्र स्वामी लंदन पहुंच जाते हैं। लंदन पहुंचे और लंदन में एक पिकल किंग हुआ करते थे, लखूभाई पाठक। लखूभाई पाठक से इनकी मुलाकात होती है। बताया जाता है कि एक मिडिलमैन था बीच में, विनोद भट्ट नाम से, तो उन्होंने ये मुलाकात करवाई थी। चंद्र स्वामी पाठक के घर पे पहुंचते हैं और वहाँ पे अपनी एल्बम उन्होंने दिखाना शुरू की, वही जो उनका पूरा पैटर्न हुआ करता था।
एक एल्बम थी, उसमें उनके प्रधानमंत्री के साथ में, इंदिरा गांधी के साथ में फ़ोटो थे, प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह के साथ में फ़ोटोज़ थे और कई बड़े इन्फ्लुएंशियल नेताओं के साथ में उनके फ़ोटोज़ हुआ करते थे। चंद्रा स्वामी ने पाठक जी को ये ऑफ़र किया कि आपके लिए भारत में हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे दिलवा सकते हैं और आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत बड़े लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट्स हैं। पाठक यहाँ पे चंद्रा स्वामी की बातों में आ गए और इसके बाद इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा टर्न आया अगले साल 1983 में। ये सब चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं, ये लखूभाई पाठक ने खुद अपने स्टेटमेंट में बताई हैं, कोर्ट के सामने भी उन्होंने बाद में, जब ये मामला आगे बढ़ा, किस तरह से बढ़ा वो भी बताएंगे, और ये सब उन्होंने बताया हुआ है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। साल 1983 में क्या हुआ कि मैनहट्टन के एक होटल में, होटल हॉलोरॉन में, चंद्र स्वामी वहाँ पे रुके हुए थे और वहाँ पे पहली बार पाठक की मुलाकात करवाई गई। उस समय मिनिस्टर हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव, उनके साथ में। ये चंद्र स्वामी ने, ये पाठक ने खुद बताया है कि चंद्र स्वामी ने पीवी नरसिम्हा राव से मुलाकात करवाई। और ये मुलाकात किस लिए थी कि जिसमें भारत में न्यूज़ प्रिंट, जो पेपर पल्प होता है, उसके सप्लाई के लिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए वादा किया गया था पाठक से कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया जाएगा, ये मिलेगा। और जिसके एवज में चंद्र स्वामी ने करीबन $1 लाख ये यहाँ पे जो पाठक थे, जो लखूभाई पाठक थे, उनसे लिए थे। साथ में लखूभाई पाठक यही बताते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव वहाँ पे प्रेजेंट थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि स्वामी जी से बातचीत हो गई है, आपका जो काम है वो हो जाएगा। लेकिन इसके बाद सालों बीत गए, पाठक जी का ना तो सालों बीतने के बाद भी पैसा मिला, ना ही उनका काम हुआ। यहाँ पे चंद्र स्वामी के बारे में इस तरह की चीज़ें भी सामने आती हैं कि उनके इतने गहरे कॉन्टैक्ट थे दुनिया भर में, पूरी दुनिया में, कि एक बार 1985 की बात है। 1985 में कॉमनवेल्थ जो समिट था वो बहामास में होना था। बहामास में सितंबर के महीने में ये समिट होना था और यहाँ पे नटवर सिंह जो थे, जो कि पहले भी 1975 में मार्गरेट थैचर के साथ में ये जो चंद्र स्वामी थे, उनका चमत्कार जो था एक तरह से वो देख चुके थे। तो यहाँ पे ये समिट होना था 1985 में, कॉमनवेल्थ समिट, और नटवर सिंह जो थे वो बहामास में उस समय पीएम जो थे बहामास के, लिंडन पेडलिंग, तो उनसे बात करने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन बातचीत क्योंकि डिले हो रही थी, हो नहीं पा रही थी, तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे नटवर सिंह बहुत ज़्यादा। इसी बीच में एक दिन एक एम्बेसडर थे भारत के, प्रताप कौल, उन्होंने नटवर सिंह को कॉल किया और कॉल करके ये कहा कि चंद्र स्वामी आपसे बात करना चाहते हैं। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से चंद्र स्वामी, नटवर सिंह के पास उनका फ़ोन आ जाता है और बात करना चाहते हैं, ये बताया गया। चंद्र स्वामी ने कहा नटवर सिंह से कि कुंवर साहब, पेडलिंग से मुलाकात नहीं हो पा रही है, आपकी मीटिंग नहीं हो पा रही है, मैं आपकी मीटिंग करा रहा हूँ और कल पेडलिंग आपसे मिलेगा। नटवर सिंह ने यहाँ पे शॉक्ड हो गए पहले तो वो, कि इनको कैसे पता और इसके बाद ये कैसे मिलवा सकते हैं। तो नटवर सिंह ने पूछा भी कि आपको कैसे पता, हाउ डिड यू नो दैट आई एम इन वॉशिंगटन, और आपको किस तरह से पता ये चीज़ कि मैं वॉशिंगटन में हूँ। तो उन्होंने कहा, चंद्र स्वामी ने, कुंवर साहब, हम भी आपकी खबर रखते हैं, हम आपकी पूरी खबर रखते हैं। ये एक इतना बड़ा नेटवर्क था जो चंद्र स्वामी ने पूरी दुनिया भर में अपना फैला रखा था कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री, बताया जाता है करीबन 100 से ज़्यादा देशों के प्रधानमंत्री और बड़े लीडर्स, प्रेसिडेंट, जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, वो उनके संपर्क में हुआ करते थे। तो अब साल 1989 आया, तो 89 में अगले प्रधानमंत्री बनते हैं जनता दल के वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह अकेले ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं इस पूरे टेन्योर में, इंदिरा गांधी, उसके बाद आपके चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। तो इनके बीच में से वीपी सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो बिल्कुल भी चंद्र स्वामी की बातों में कभी आए नहीं, ना ही वो उनको पसंद करते थे। चंद्र स्वामी की गिरफ्तारी तक की मांग की थी वीपी सिंह ने। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि ये हो जाना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे बड़े बड़े केसेस में उनका नाम उस समय तक आने लगा था सामने। लेकिन एक साल करीबन वीपी सिंह प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर, जिनसे हमने आपको बताया था कि सबसे पहले 71 में ही चंद्रशेखर जी के साथ में मुलाकात हो गई थी चंद्र स्वामी की। और चंद्रशेखर जी के बारे में बताते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मानते थे चंद्र स्वामी को। तो यहाँ पे अब ये प्रधानमंत्री बनते हो। इसके बाद बने नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और नरसिम्हा राव जी के बारे में बताया जाता है कि कितने ज़्यादा करीबी थे चंद्र स्वामी उनके। चंद्र स्वामी का इस समय ये रुतबा था कि वो बिना सिक्योरिटी चेक के, उनका सिक्योरिटी चेक नहीं होता था प्रधानमंत्री के दफ्तर में, प्रधानमंत्री के घर में, 7 RCR में, 7 रेस्कोर्स रोड में घुसने में, उनका कभी सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ। वो हर रोज़ एक तरह से वहाँ पे जाया करते थे जब भी भारत में होते थे। 1991 में, माफ़ करिएगा, 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, तो उसके बाद चंद्र स्वामी का एक आश्रम बनाया गया, एक आश्रम बना उनका,
चंद्रा स्वामी ने अपना आश्रम बनवाया था दिल्ली के अंदर, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया है, वहाँ पे आश्रम बनवाया था विश्व धर्म यातन संस्थान। ये आश्रम बनता है और इस आश्रम की ज़मीन के बारे में बताते हैं कि ये ज़मीन 1980s में ही इंदिरा गांधी से अलॉट करवा ली थी चंद्रा स्वामी ने। तो ये चीज़ें यहाँ पे सामने आती हैं। पीएम बने जब यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव, तो उस समय क्या हुआ था कि देश में, क्योंकि जो सडन फाइनेंशियल क्राइसिस एक आई थी, पैसों की कमी हो गई थी और ये जो चीज़ें चल रही थी रिसेशन और बाकी चीज़ों के वजह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी, इससे पीवी नरसिम्हा राव परेशान हो गए थे और इसके बाद ही ये पीएम उनके बनते ही हुआ था। तो चंद्रा स्वामी ने यहाँ पे प्रधानमंत्री को इतना कन्विंस कर लिया था, उन्होंने ये कहा था कि भारत जो है वो इस समस्या से बहुत ईजिली उसको हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उनका एक जो दोस्त है, उनके जो दोस्त हैं ब्रूनी के सुल्तान, वो हमें पूरी मदद दे देंगे, आपको जितना पैसा चाहिए आप प्लेन तैयार करवाइए और वहाँ पे भेजिए, वो वहाँ से पूरा आपको पैसा यहाँ पे भेज देंगे। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव इसके लिए तैयार भी हो चुके थे और ये सब चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं, नटवर सिंह जी ने खुद एक डिप्लोमेट रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने खुद अपनी एक किताब में लिखी है वॉकिंग विद लॉयंस। तो वॉकिंग विद लायंस में उन्होंने खुद से लिखा हुआ है। तो अब ये हुआ क्या था यहाँ पे कि सुल्तान ऑफ ब्रूनी से यहाँ पे पैसे लेने के लिए जो प्रधानमंत्री थे वो तैयार भी हो चुके थे और चंद्रा स्वामी ने ये भी कहा था कि बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के वो यहाँ पे पैसा दे देंगे। चंद्रा स्वामी से इतने अच्छे संबंध हैं उनके ब्रूनी के सुल्तान के। लेकिन यहाँ पे ये जो प्लेन था वो भी रेडी हो चुका था। फाइनेंस मिनिस्टर को, यानी मनमोहन सिंह को, उस समय मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको ये आदेश भी मिल चुका था प्रधानमंत्री की तरफ से कि आपको यहाँ पे प्लेन रेडी है और आपको जाके मीटिंग करनी है सुल्तान के साथ। लेकिन मनमोहन सिंह ने यहाँ पे प्रधानमंत्री को एक तरह से कहा जाए कि कन्विंस कर लिया कि सर ये आगे आने वाले समय में भारत के लिए सही नहीं होगा, ये हमें एक इस तरह की क्रेडिट एक डील में बन जाएंगे ब्रूनी के सुल्तान के साथ में और ये चीज़ हमारे सही नहीं होगी, हमारे देश के लिए भी। लेकिन आप ये देखिए कि इस समय इतना ज़्यादा एक तरह से नेटवर्क था, एक रुतबा था, कनेक्शंस थे चंद्रा स्वामी के पूरे दुनिया भर में कि एक देश की, भारत की मदद करने के लिए वो दूसरी जगह से इतना एक बड़े अमाउंट में पैसा वो मंगवा सकते थे, उसके लिए बिल्कुल तैयारियां भी हो चुकी थी, लेकिन ये नहीं किया गया। लेकिन चंद्रा स्वामी जो थे उनके बारे में इस बीच में ये भी बातें कुछ बताई जाती हैं, कुछ बहुत सीरियस क्लेम्स किए जाते हैं कि वो कुछ और भी चीज़ों में यहाँ पे इन्वॉल्व थे। बताया जाता है कि क्योंकि एक गैंगस्टर था वीरेंद्र पंत को यहाँ पे जब पकड़ा गया था तो उसने बताया था, वीरेंद्र पंत बेसिकली दाऊद इब्राहिम गैंग के लिए उस समय काम कर रहा था। दाऊद इब्राहिम का जो एक बहुत ही उनका क्लोज एड हुआ करता था दाऊद इब्राहिम का, बबलू श्रीवास्तव, अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव, उनके गैंग में था वीरेंद्र पंत। और वीरेंद्र पंत ने जब पकड़ा गया था तो उसके बाद सीबीआई को पूछताछ में ये चीज़ें बताई थी कि 1990 और 1992 के बीच में किस तरह से ये लोग चंद्रा स्वामी के आश्रम में रहते थे उस समय तक, क्योंकि बबलू श्रीवास्तव जो अंडरवर्ल्ड डॉन थे वो दाऊद इब्राहिम के साथ ही, उनके ही दाऊद इब्राहिम के ग्रुप में ही काम करते थे। तो डी कंपनी में ही वो थे, लेकिन 93 ब्लास्ट के बाद दोनों अलग अलग हो गए, बबलू श्रीवास्तव और दाऊद इब्राहिम। तो खैर दाऊद के साथ में यहाँ पे ये चंद्रा स्वामी के इस तरह से लिंक सामने आते हैं कि कैसे डी कंपनी के जो गुर्गे थे वो 92 और 1990 से 92 के बीच में चंद्रा स्वामी के आश्रम में दिल्ली में रहा करते थे। उन्हें खाने पीने की, रहने करने की उनकी व्यवस्था पूरी कराई जाती थी, फंडिंग की जाती थी। और साथ में ये भी बताते हैं वीरेंद्र पंत जो एक बार अपने पूछताछ के दौरान में कि एक बार दाऊद इब्राहिम को चंद्रा स्वामी ने कहा था कि करीबन $40 मिलियन आपको इन्वेस्ट करने हैं बैंगलोर के अंदर। बैंगलोर में एक बड़ा प्रोजेक्ट ये लोग करने वाले थे जिसमें जो ब्रूनी के सुल्तान थे उनका भी इन्वेस्ट करने का इरादा था। साथ ही साथ में यहाँ पे विजय माल्या जो थे वो भी इन्वेस्ट करने के लिए उस बैंगलोर में उस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे रेडी था। तो यहाँ पे विजय माल्या तक से संपर्क हो गए थे चंद्रा स्वामी के। और ये सब चीज़ें यहाँ पे वीरेंद्र पंत ने अपने स्टेटमेंट में बताई थी सीबीआई को कि $40 मिलियन करीब दाऊद से, ब्रूनी के सुल्तान से भी, और इसके बाद यहाँ पे विजय माल्या भी था जो इन्वेस्ट इसमें करने वाला था। साल 1992 हर्षद मेहता ने एक बहुत बड़ा स्कैम किया। बॉम्बे के अंदर 4,000 करोड़ रुपए का स्टॉक मार्केट घोटाला हुआ। और हर्षद मेहता के बारे में ये बताया जाता है कि चंद्रा स्वामी की ही वजह से, उन्हीं के बदौलत हर्षद मेहता जो था वो लंबे समय तक, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में लंबे समय तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये स्कैम जो था ये बहुत पहले पकड़ा जा सकता था, लेकिन इसको टाला गया, दबाया गया। और यहाँ पे हर्षद मेहता का जो स्कैम था उसके बाद 1992 में उजागर हुआ। एक मूवी बनी है, उसमें आप एक स्वामी जी को जो देखते हैं वो चंद्रा स्वामी ही है, तो उन्हीं को वहाँ पे दिखाया गया है। 3 साल बाद 1995 में क्या हुआ, यहाँ एक बड़ी चीज़ हुई थी।
1995 में जो डॉन बबलू श्रीवास्तव जिसके बारे में हमने ये बात की, बबलू श्रीवास्तव को सिंगापुर से एक्स्ट्राडिशन करवा के उनका भारत लाया गया था और यहाँ पे भारत लाया जाता है बबलू श्रीवास्तव को, इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन में बबलू श्रीवास्तव ने ये आरोप लगाए थे अंडरवर्ल्ड डॉन ने कि चंद्रा स्वामी को बहुत बड़े पैमाने पर एक अनस्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी, मतलब एक ऐसा बड़ा अमाउंट दाऊद से मिला है और ये कमीशंस के थ्रू मिला है। 3 ऐसी डील थी, 3 सेपरेट डील्स कराई थी 89 से लेके 92 तक, 1989 से लेके 1992 तक चंद्रा स्वामी ने दाऊद इब्राहिम की ऐसी कुछ डील्स थी जो उन्होंने कराई थी और इसकी वजह से उनको जो कमीशन था वो मिला था। और ये सारा पैसा जो है वो चैनल आइलैंड्स के बैंक्स में यहाँ से डिपॉजिट कर दिया गया है, वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। साथ में बबलू श्रीवास्तव ने ये भी बताया कि एक और ऐसी डील थी जिसमें वो खुद वहाँ पे एज अ विटनेस मौजूद था। उसने बताया था कि करीबन $4 मिलियन की आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट था, हथियारों का कॉन्ट्रैक्ट था अदनान खशोगी जो इंटरनेशनल आर्म डीलर था उसका और दाऊद इब्राहिम का। ये चंद्रा स्वामी ने एज अ मिडिल मैन करवाया था, उसके बीच में यही थे वो व्यक्ति जिन्होंने ये दुबई में करवाया था और 1989 में कराया था। तो ये भी बबलू श्रीवास्तव ने यहाँ पे बताया। लेकिन ये सब चीज़ें बताने वाला चंद्रा स्वामी के बारे में बबलू श्रीवास्तव अकेला इंसान नहीं था। बबलू श्रीवास्तव से भी पहले, 1 साल पहले ही 1994 में गुजरात पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक हवाला ऑपरेटर को पकड़ा था बॉम्बे से 1994 में, उस्मान गनी जो था उसने ये बताया था कि चंद्रा स्वामी जो हैं वो बॉम्बे के एक बिल्डर ने उन्हें चंद्रा स्वामी को, बिल्डर का नाम था विपिन दीवान, तो विपिन दीवान ने जो कि दाऊद का एक क्लोज एड था, बहुत ही करीबी था, उसने चंद्रा स्वामी को दुबई में दाऊद से मिलवाया था पहली बार। तो ये उस्मान गनी भी बता चुका था सेम चीज़ के चंद्रा स्वामी के दाऊद से किस तरह से लिंक्स है। बबलू श्रीवास्तव ने इंटेरोगेशन में ये भी कन्फेस किया था कि चंद्रा स्वामी के कहने पर जुलाई 1991 में दिल्ली के अंदर एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे राजेंद्र जैन, जनाधार पेपर के, तो जनाधार के जो पत्रकार थे राजेंद्र जैन, उसके जो वो पब्लिशर हुआ करते थे उनकी कार में बॉम्ब लगवाया गया था। पहले इरादा ये था कि उनको पकड़ा जाएगा, थोड़े दिन टॉर्चर किया जाएगा, लेकिन इसके बाद में ये हुआ कि उनकी कार में बॉम्ब लगवाया जाएगा और बाद में इसकी खबर दे दी जाएगी, फंसवाया जाएगा एक तरह से। तो ये जो जर्नलिस्ट थे इनकी कार में बॉम्ब लगवाने का ये जो आदेश था वो चंद्रा स्वामी की तरफ से बबलू श्रीवास्तव गैंग को मिला था। और ये बताया, बबलू श्रीवास्तव ने कन्फेस किया कि चंद्रा स्वामी ने इसलिए कराया क्योंकि उनके बारे में राजेंद्र जैन ने अपने आर्टिकल में गलत छाप दिया था, गलत चीज़ें लिख दी थी। तो ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। इसके साथ में बबलू श्रीवास्तव गैंग का ही जो एक और वीरेंद्र पंत था, वीरेंद्र पंत ने भी अपने स्टेटमेंट में बताया कि काफ़ी बार उन लोगों का कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में दिल्ली के अंदर चंद्रा स्वामी के आश्रम में रहना हुआ है, वो वहाँ पे रहते थे, खाते पीते थे, उनकी फंडिंग से ये सब होता चंद्रा स्वामी की। और वहाँ पे कई बड़े बड़े मंत्रियों के उसने नाम लिए थे कि जिनको वहाँ पे देखा गया था, हरियाणा के मंत्री, दिल्ली के उस समय के मेन कैबिनेट मिनिस्ट्री के लोग, उनको आते जाते वहाँ पे इन लोगों ने देखा था। और दाऊद गैंग के गुर्गों को रहने के लिए वहाँ पे चंद्रा स्वामी ने अपने उस आश्रम में वहाँ पे जगह दी हुई थी। तो इस तरह से चंद्रा स्वामी का जो कारवां था वो आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब 1995 में ये वो बड़ा साल आ चुका था कि जब चंद्रा स्वामी का एक तरह से डाउनफॉल शुरू हो गया। ये कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि कंप्लेंट एक आई इंटरनल हमारी एजेंसीज के पास में, सिक्योरिटी एजेंसीज के पास में, बैंकॉक के एक बिजनेसमैन की, सोमचाय चायश्री की। सोमचाय चायश्री इस बिजनेसमैन का नाम था और इसने ये कंप्लेंट की थी कि चंद्रा स्वामी ने करीबन 1 करोड़ रुपए की उससे ठगी यहाँ पे किए। अब इस कंप्लेंट के बाद में यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर जो भारत के हुआ करते थे उस समय वो थे राजेश पायलट जी। राजेश पायलट जी ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को भारत की ऑर्डर दे दिया था कि चंद्रा स्वामी के ऊपर, इस कंप्लेंट के ऊपर इंक्वायरी की जाए। लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए कि कुछ उसके बाद इस तरह का हुआ, इसको आप पावर कहेंगे चंद्रा स्वामी की या क्या कहेंगे, कि करीबन 1 महीने बाद ही सितंबर 1995 में राजेश पायलट जी को उनके पद से हटा दिया गया था। तो अब ये चीज़ यहाँ पे हुई। नरसिम्हा राव क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के, वजह यही बताई जाती है कि राव के साथ में जो नज़दीकियाँ थी चंद्रा स्वामी की, उसकी वजह से ये चीज़ हुई। लेकिन यहाँ पे जो राजनीतिक जो लोग हैं वो इससे इनकार करते हैं। अगला साल आया 1996 और इस साल में ये हुआ था कि एक बहुत बड़ी इस तरह की चीज़ हुई जिसने चंद्रा स्वामी का जो पूरा एक तरह से उनका अभी तक कारवां चला आ रहा था, जो करियर था, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। ये पहली बार हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक, यहाँ पे क्योंकि एक PIL डाली गई थी, तो एक PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिव्यू किया। उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से CBI को यह आदेश दिया गया
सीबीआई को आदेश मिला कि चंद्र स्वामी के खिलाफ आज तक जितने पेंडिंग केसेस हैं जल्दी से जल्दी उन्हें कंप्लीट किया जाए और इसके बाद में इनके ऊपर आगे जांच की जाए, इंक्वायरी की जाए। 1996 ये वही साल है जब पीवी नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्री जो उनका टेन्योर था एज अ पीएम वो ख़त्म हुआ था। इसके बाद ही चंद्र स्वामी के ऊपर ये इंक्वायरीज वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी। तो अब यहाँ पे इंक्वायरी शुरू होती है और इसी समय इसी इंक्वायरी में जो लखूभाई पाठक के साथ में चंद्र स्वामी का एक लाख डॉलर का जो पूरा केस था उनसे ठगी का, वो केस भी यहाँ पे खोला गया और ये वही केस था जिसमें पीवी नरसिम्हा राव का भी नाम इसमें बाद में सामने आया था। अब ये वो केस था जिसमें चंद्र स्वामी एक तरह से ये ओपन हुआ तो वो फंसे और फिर वो फंसते चले गए। मतलब आप ये देखिए, जो काम अर्शद मेहता स्कैम के समय पे नहीं हो पाया वहाँ पे ये बच गए। उसके बाद में दाऊद के साथ में इतने जो लिंक्स आए, जो इतनी जो इंसिडेंट हुए बड़े बड़े, उसमें बच गए। लेकिन इसके बाद लखूभाई पाठक के साथ जो चीटिंग का केस था उसमें चंद्र स्वामी यहाँ पे फंस जाते हैं। और इसका अंजाम क्या हुआ? अंजाम ये हुआ कि 1996 में ही उसी साल ये जो इन्वेस्टिगेशन थी वो इतनी तेज़ चली, इतनी ज़्यादा शानदार तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट किया गया कि 3 मई 1996 को जब भारत के अंदर थर्ड फेज़ होने वाला था जनरल इलेक्शंस थे, लोकसभा इलेक्शंस, और कांग्रेस पार्टी को इसी बीच में एक बड़ा झटका लग जाता है। झटका इस तरह से लगा कि कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही खास चंद्र स्वामी जो पीवी नरसिम्हा राव थे, उनके बहुत खास चंद्र स्वामी, इन्हें 3 मई 1996 को अरेस्ट कर लिया जाता है फेरा के अंडर। फेरा मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसे वॉयलेट करने के, उसके रिपीटेड वॉयलेशंस के चलते यहाँ पे ये जो लखूभाई पाठक का भी केस था उसको भी मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे इनको चंद्र स्वामी को अरेस्ट कर लिया जाता है और तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। अब ये तिहाड़ जेल पहुँच गए। इसके बाद चंद्र स्वामी के आश्रम पे, जो दिल्ली में कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया में यहाँ पे इनका आश्रम है, उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड की। रेड करने पर वहाँ से ओरिजिनल जो ड्राफ्ट्स थे वो वहाँ से रिकवर किए गए। पेमेंट्स के ओरिजिनल ड्राफ्ट्स थे जो कि सऊदी अरेबिया के आर्म्स डीलर, जिसके साथ में बहुत करीबी थी मित्रता थी चंद्र स्वामी की, अदनान खशोगी के साथ में करीबन $11 मिलियन का ये यहाँ पे $11 मिलियन करीब का ये जो पेमेंट्स थे उनके ओरिजिनल ड्राफ्ट्स यहाँ पे मिले थे इनके आश्रम से। तो ये यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद अगला साल 1997 आया। 1997 में जैन कमीशन थी। जैन कमीशन राजीव गांधी जी की जो हत्या हुई थी, असैसिनेशन हुआ था, उसकी यहाँ पे जांच पड़ताल कर रहे थे, उसकी रिपोर्ट उन्हें पेश करनी थी। तो जैन कमीशन जो थी उसके चेयरमैन हुआ करते थे मिलाप चंद जैन। उन्होंने अपनी 1997 में रिपोर्ट पेश की और उन्होंने यहाँ पे ये इसमें बताया था कि राजीव गांधी की हत्या के मामले में चंद्र स्वामी का इन्वॉल्वमेंट है। किस तरह से है? ये आरोप लगाए गए थे कि खशोगी के साथ में, जो आर्म्स डीलर था, उसके साथ में और अपने इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए यहाँ पे फंड्स की व्यवस्था की है, एज अ फाइनेंसर काम किया है। फंड्स की पूरी जो व्यवस्था थी वो करवाई गई है एलटीटीई के मेंबर्स के लिए, एलटीटीई के लिए जिन्होंने राजीव गांधी जी की हत्या की थी। तो ये चंद्र स्वामी के थ्रू हुआ है। इस तरह के आरोप जैन कमीशन ने यहाँ पे लगाए थे। अब ये सब चीज़ें होती हैं और सुप्रीम कोर्ट ने चंद्र स्वामी, क्योंकि उस समय जेल में हुआ करते थे और जेल में ही जब वो थे तो उसके बाद में बताया जाता है कुछ ही समय पे जेल में रहे, तिहाड़ जेल में, वहाँ पे भी उन्हें उनकी सहूलियतें मिलती रहीं और इसके बाद में वो रिहा भी हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो विदेश यात्रा थी उस पर यहाँ पे पाबंदी लगा दी। वो इस तरह से जो बुरे दिन थे वो शुरू हो चुके थे चंद्र स्वामी के। उनका जो पॉलिटिकल ग्राउंड था वो भी यहाँ पे अब खत्म होने लगा था भारत के अंदर। तिहाड़ जेल से चंद्र स्वामी बाहर तो आ चुके थे, लेकिन इसके बाद में उनकी जो पावर थी वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। ये वही टाइम आ चुका था 1998 का, कि अब वो पावर खत्म होने लगी थी, लेकिन आश्रम अभी भी चल रहा था। आश्रम में वो रहते थे अपने, वहाँ से कुछ काम और भी चलते थे। अब 2010 की बात बताते हैं कि 2010 में जब वो दोबारा एक बार खबरों में आए थे तो एक फ़ोटो भी उनका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। वो ऐसे हुआ था कि आईपीएल क्योंकि चल रहा था और आईपीएल में प्रीति जिंटा की जो टीम थी पंजाब किंग्स 11 पंजाब, वो ठीक तरह से प्रदर्शन नहीं कर रही थी और प्रीति जिंटा बहुत ज़्यादा परेशान भी थी। तो ये बताया जाता है कि प्रीति जिंटा मुलाकात करने गई थी चंद्र स्वामी से, और कुंभ में, हरिद्वार में कुंभ मेला था, तो उस मेले के दौरान इनकी मुलाकात हुई थी और वहाँ पे एक गुपचुप मुलाकात थी इन दोनों की, जिसकी एक तस्वीर बाद में वायरल हो गई थी। तो ये चीज़ सामने आई। लेकिन ये सब 2010 की बात है और इसी के अगले साल जून 2011 में करीबन 15 साल से जो केसेस जो थे, करीबन 7 ऐसे केसेस थे जो लगातार चल रहे थे चंद्र स्वामी के खिलाफ। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सारी सुनवाई हो रही थी। 15 साल इन चीज़ों को हो चुके थे, 2011 आ चुका था। 15 साल के बाद फॉरेन एक्सचेंज
लॉज का वॉयलेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रा स्वामी के ऊपर फाइन लगाया, जुर्माना लगाया। और जुर्माना कितने का लगाया था? 9 करोड़ रुपए का। 9 करोड़ रुपए का यहाँ पे 7 केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रा स्वामी पर जुर्माना लगाया। और इसके बाद चंद्रा स्वामी ने कोर्ट में ये कहा था, उन्होंने प्रॉमिस किया था सुप्रीम कोर्ट को कि अब वो ये जो इतनी लंबी कानूनी जो कार्रवाई है, जो लड़ाई है वो चली आ रही है, जो कोर्ट्स में उन्हें आना जाना पड़ता है, वो इसको अब ख़त्म करना चाहते हैं और अब वो ये पैसा देने के लिए राज़ी हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें समय चाहिए 3 महीने का। बाद में उन्हें समय भी दिया गया था इसके लिए। पैसा कभी चंद्रा स्वामी के लिए पहले प्रॉब्लम नहीं था। अगर आप शुरुआती उनके दिन देखें 80 से 90 तक के बीच का जो सारे दौर जो उनका चल रहा था, पैसा उनके लिए कभी प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो शख्स जो भारत के लिए एक बड़े अमाउंट को अपने दोस्ती के चलते सुल्तान ब्रूनी के सुल्तान से मंगवाने के लिए जो उतनी ज़्यादा एक तरह से अपनी कहा जाए कि स्टैंड अपना रखता था, वो यहाँ पे उनके लिए पैसा अब ऐसी दिक्कत बन चुका था। क्योंकि लखूभाई पाठक के केस में फंसने के बाद, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन का वॉयलेशन करने के बाद उस एक्ट का, तो यहाँ पे उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे और इस तरह से वो फंसे कि उनका जो पॉलिटिकल ग्राउंड था दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर, वो ख़त्म हुआ। देश विदेश में पॉलिटिकल ग्राउंड ख़त्म हुआ और साथ ही उनका पैसा भी ख़त्म हो गया। आखिरी बार चंद्रा स्वामी 2014 में सुर्खियों में आए थे। सुर्खियों में इस तरह से आए थे कि दिल्ली पुलिस ने एक व्यापारी की, एक बिजनेसमैन की शिकायत थी, उसकी जांच करने के लिए कि एक व्यापारी की शिकायत ये आई है कि कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में एक तांत्रिक का आश्रम है और वहाँ पे उस आश्रम में उस व्यापारी से 3 करोड़ रुपए ऐंठ लिए गए हैं। 3 करोड़ रुपए की जो रत्न हैं, जो जेम स्टोन्स होते हैं, तो ये जो रत्न होते हैं ये उससे ऐंठ लिए गए हैं। और इसमें चंद्रा स्वामी का आखिरी बार ये था कि 2014 में उनका नाम आया, लेकिन इसके बाद मानो चंद्रा स्वामी एक तरह से गायब हो चुके थे। वो किसी से ना मिलते थे, ना कोई उनसे ज़्यादा मिलने आता था। जो एक समय पे उनके आश्रम में बड़े बड़े नेताओं का, मंत्रियों का भारत के तांता लगा रहता था, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग मिलने आते थे। वो चंद्रा स्वामी अब एक तरह से गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे थे अपने आश्रम में। और उसके बाद हुआ ये कि 2017 में, 3 साल बाद, 2017 में अपोलो अस्पताल में दिल्ली के 23 मई का दिन था। 23 मई 2017 को 69 ईयर्स की एज में, 69 साल की एज में चंद्रा स्वामी का मल्टीपल ऑर्गन फेलर की वजह से, पहले उन्हें अटैक आया, मल्टीपल ऑर्गन फेलर हुआ और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है, उनका निधन हो गया यहाँ पे। लेकिन उनके निधन के बाद भी कुछ ऐसे उनके जो फॉलोअर्स हैं वो ये बताते हैं कि चंद्रा स्वामी जिस समय तक हॉस्पिटल में थे, एक अटैक के बाद में, जब उन्हें अटैक आया था, कुछ समय बाद उनका मल्टीपल ऑर्गन फेलर हुआ, उस बीच में उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया हॉस्पिटल के अंदर। तो ये भी आरोप यहाँ पे लगाए जाते हैं। लेकिन ये वो एक तरह से आप कहें कि ऐसा एक शख्स, एक ऐसी पर्सनालिटी जो भारत के इतिहास में शायद ही कोई दूसरी हुई हो। क्योंकि साउथ ब्लॉक के ऊपर जिस शख्स की इतनी मजबूत पकड़, जो प्रधानमंत्री के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट, और एक प्रधानमंत्री नहीं, लगातार सारे प्रधानमंत्रियों के साथ में कांटेक्ट, भारत के अलावा देश विदेश में, विदेश के अंदर इतने जो सबसे बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, करीबन 100 से ज़्यादा देशों के जो स्टेट ऑफ हेड हैं, प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ में नज़दीकियाँ। तो एक ऐसा शख्स जिनकी मौत पे भी लोगों ने ये कहा कि उनको स्लो पॉइजन दे के मारा गया है, वो मरे नहीं हैं, उनका निधन नहीं हुआ है। तो ये थे चंद्रा स्वामी, जिनके बारे में आज हमने आपको बताया और सारी डिटेल्स बताई। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आएगा और ये सब आपके लिए जानना ज़रूरी है, ये सब हमारे लिए आपको बताना भी ज़रूरी है। क्योंकि भारत के अंदर आप यकीन मानिए कि इस तरह के लोग ऐसे जो हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट में, हमारी मिनिस्ट्रीज़ में क्या क्या हुआ है, हमारे जो आज़ादी के बाद किस तरह की चीज़ें हुई हैं, कुछ इस तरह के केसेस हैं जिनके बारे में हर नागरिक को भी जानना ज़रूरी है। और किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपको सिस्टम की भी यहाँ पे समझ मिलती है। आपको पता चलता है कि सिस्टम में लोग काम किस तरह से करते हैं और कई बार ऐसे काम होते हैं सिस्टम के अंदर। तो ये आज का एपिसोड था। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। आपकी जितनी फरमाइशें हैं, जो आपके एपिसोड आप करवाना चाहते हैं, उनके लिए बस यही कहना चाहेंगे कि उन पर रिसर्च चल रही है और उनके बारे में प्रयास चल रहा है उनको जल्दी से जल्दी रिलीज़ करने का, और ये किया जाएगा। अपने और भी एपिसोड आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।